हेलो दोस्तों, नमस्कार। रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों प्यारे साथियों, आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट है ये 4 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। 3 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं इसके पहले। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों तो चलिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग इसमें सिलेक्ट किए हैं, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाए कि पिछला परीक्षा में जो पुलिस का परीक्षा हुआ था उसमें किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, और इस साल जो पेपर होने वाला है दोस्तों उसमें किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक बार सभी लोग अपना अटेंडेंस लगाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, लाइक करके अटेंडेंस लगाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में लिखिए भारत माता की जय। और कहानी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। एक खुदरा विक्रेता ने 10 रुपये की दर से 7 वस्तुएं, 11 रुपये की दर से 9 वस्तुएं, 15 रुपये की दर से 14 वस्तुएं, यदि माना जाता है कि औसत क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होना चाहिए, तब प्रति वस्तु विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिएगा दोस्तों, एक खुदरा विक्रेता है दोस्तों, उसने क्या किया है, 10 रुपये में 7 वस्तुएं खरीदी हैं, तो कितना पैसा इन्वेस्ट हो गया यहाँ से, 70 रुपये। 11 रुपये में 11 रुपये की दर से 9 वस्तुएं खरीदी हैं, यानी एक वस्तु का दाम 11 रुपये है, तो 9 वस्तु का दाम कितना हो जाएगा, 99 रुपये। फिर कहा 15 रुपये की दर से 14 वस्तुएं खरीदी हैं, तो यहाँ से कितना रुपये यहाँ पर इन्वेस्ट हो गया, 15 चौको 60 और 15 चौको 60 हासिल 6, 15 6 15 कम 15 15 6 21, 210 रुपये यहाँ से इन्वेस्ट हो गया। उसने कितना पैसा खर्चा किया है खरीदने में वस्तु को, जोड़ दीजिए यहाँ पर 9, और यहाँ से देखिए 9 1 10 7 17, और यहाँ से 2 1 3, 379 रुपये उसने इन्वेस्ट किया है वस्तु को खरीदने के लिए। ठीक है, 379 रुपये उसने वस्तु को खरीदने के लिए इन्वेस्ट किया है। और यहाँ पर पूछा गया है प्रति वस्तु विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों प्रति वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये पूछा गया है। कब, 20% लाभ होने चाहिए, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए। बीस % लाभ पर अगर बेचा जाएगा दोस्तों, तो ये बिकेगा कितने में, 120% पर। तो 120% बटे 100, क्लियर है, 120% बटे 100। यहाँ से जब आप इसको हल करेंगे तो यहाँ से 0 से 0 1 कैंसिल हो जाएगा, 12 से भाग देंगे, यहाँ गुणा करेंगे 12 से 379 रुपये, 379 में यहाँ पर हो जाएगा क्या चीज़, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 4 5 4 8, ये होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। नीचे 10 है, 10 से भाग देंगे तो 0.1 स्थान पर यहाँ पर लग जाएगा, कोई दिक्कत, यानी 454.8 रुपये हो जाएंगे। इतने रुपए में बेचा जाएगा दोस्तों। लेकिन जब बेचने की बात आया है तो कह रहा कि प्रति वस्तु विक्रय मूल्य बताइए, कितने वस्तु बेचे गए हैं, टोटल कितने वस्तु हैं। यहाँ पर देखिए 7 वस्तु यहाँ पर है, 7 यहाँ है, 9 यहाँ है, 7 और 9 16, 16 और 14 क्या हो जाएगा दोस्तों, 30, यानी कुल 30 वस्तुएं बेची गई हैं। तो 30 वस्तु का अगर विक्रय मूल्य 454 रुपये 80 पैसे हैं, तो एक वस्तु का क्या हो जाएगा, 30 से भाग दे देंगे। यहाँ पर 30 से जो ही भाग देंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, कितना होगा, 30 से जब भाग देंगे दोस्तों तो कितना आएगा, देखिएगा, जब 30 से भाग दीजिएगा आप तो 3 से भाग दीजिए, यहाँ पर 3 से भाग देंगे अगर तो 3 1 कम 3, और बचेगा 1, हो जाएगा 15, 3 5 15, 3 1 कम 3, 3 6 18, 0.1 स्थान पर पहले था ही, नीचे अभी भी 10 है क्योंकि 1 0 बचा हुआ है, 10 है, 10 से जब भाग देंगे 0.1 स्थान और आगे खिसक जाएगा, दशमलव यहाँ पर आ जाएगा 15.16, 15.16 रुपये में बिक रहा है हर एक वस्तु। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 1, 15.16 रुपये प्रति वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, 15 रुपये 16 पैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझे हो गए होंगे सवाल को, कोई भी दिक्कत नहीं होगा इस सवाल में दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, देखिएगा। ए और बी 12 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं, बी और सी वही काम 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए और सी वही काम 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, वे तीनों मिलकर वह काम कितने दिनों में पूरा करेंगे? ए और बी 12 दिन में काम को समाप्त कर सकते हैं, बी और सी 16 दिन में काम को समाप्त कर सकते हैं, ए और सी उस काम को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो टोटल काम कितना है? इन तीनों का लघुत्तम जो होगा वही टोटल काम होगा। तो तीनों का लघुत्तम क्या हो जाएगा दोस्तों? 48। क्या होगा? 48। 12 चौक 48, 16 3 48 और 24 दूना 48। यानी इनका क्षमता निकल गया। ए और बी का क्षमता क्या है? 4। बी और सी का क्षमता क्या है दोस्तों? 3 है। और ए और सी का क्षमता क्या है? 2 है। यहाँ पर क्षमता निकल गया। लेकिन जब दोस्तों क्षमता जुटेगा तो एक का व्यक्ति या 2-2 बार आ जा रहा है। देखिए ए 2 बार आ जा रहा है, यहाँ पर 2 बार ए आएगा, 2 बार बी आएगा, 2 बार सी आएगा। तो जब क्षमता जोड़ेंगे तो एक ही व्यक्ति 2 बार आ जाएंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 2A + B + C बराबर कितना क्षमता हो रहा है? 4 3 7 2 9 9। तो ए बी सी का क्षमता क्या हो जाएगा? ए + बी + सी का क्षमता हो जाएगा 9/2। 9/2। जब तीनों लोग मिलके काम करेंगे तो ये 48 जो काम है दोस्तों, 48 जो काम है इसको 9/2 की क्षमता से काम करेंगे। 9/2 की क्षमता से काम करेंगे तो 2 चल जाएगा ऊपर, हो जाएगा 48 × 2/9। ठीक है भाई। 48 दूना 96 हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों। 48 दूना 96 और बटे नीचे क्या है? 9 है। 9 से भाग दीजिएगा तो कितने बार में जाएगा? 9 दहम 90, 9 दहम 90, दशमलव लगाएंगे, 6 बचा है 60 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद 9 छक्का 54, फिर बचेगा यहाँ पर 54, 6 बचेगा 60 हो जाएगा, 9 छक्का 54, ऐसे जाता रहेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 10.67 इसका राइट आंसर होगा, 10.67, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्त, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर है दिया गया है। एक बार सभी लोग सवाल को पढ़कर इसका आंसर करने का प्रयास करेंगे। एक आदमी 5 घंटे में एक यात्रा पूरी कर सकता है। वह यात्रा के पहले आधे भाग को 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, दूसरे आधे भाग को 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। तो यात्रा की कुल दूरी बताइए दोस्तों। यात्रा का कुल दूरी क्या है यह आपको बताना है। हम मान लेते हैं कि जो कुल दूरी है दोस्तों वह 2D है। क्या मान लिया गया है? 2D। कुल दूरी क्या है? 2D है। अब आधे भाग को यानी D बटे आधा भाग तो हो गया D, इस D को कितने की स्पीड से चलता है? 21 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। दूरी बटे चाल क्या होता है? समय होता है। तो यहाँ से कुछ समय लगा और प्लस आधा दूरी यानी D दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला है, दूसरा गति दिया है। तो 24 की स्पीड से चला तो कुछ समय यहाँ पर लग गया। ये दोनों जो समय लगे हैं, यहाँ पर जो समय लगा, यहाँ पर जो समय लगा है, ये दोनों समय मिलाकर कितने घंटे का टाइम लगा है भैया? 5 घंटे का टाइम लगा है। 5 घंटे का टाइम यहाँ पर लगा हुआ है। कोई दिक्कत की बात नहीं होगा, बताइए कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। इसको जब हल करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर क्या चीज़? 24D और प्लस 21D बराबर 5 गुणे 21 गुना 24 होगा, बटे करके इसके बटे 21 गुना 24 होगा, 21 गुना 24 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है भाई, 21 गुना 24। तो 21 गुना 24 जो है यहाँ पर 5 में गुणा हो जाएगा दोस्तों, इधर गुणा हो जाएगा, यहाँ पर गुणा हो जाएगा 21 गुना 24। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा दोस्तों आप लोगों को। इसको जोड़िए, 24D + 21D हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 45 का D, 45D बराबर 5 गुना 21 गुना 24। क्लियर? जब काटेंगे इसको 5 से काटेंगे
5 9 45, 3 से काटेंगे 3 3 9, 3 7 21, 3 8 24। ठीक, तो डी का मान क्या हो जाएगा 8 7 56, डी का मान क्या हो जाएगा 56, डी का मान 56 किलोमीटर हो गया। यानी डी क्या है आधा दूरी है। टोटल दूरी क्या माना गया है 2D, तो डी का मान यहाँ पर 56 रखिए, 2 गुना 56 करेंगे, 56 दूना 112, 56 दूना दोस्तों क्या होता है 112 किलोमीटर। तो जो दूरी टोटल चला गया है वह 112 किलोमीटर चला गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है दोस्तों। क्या इस बात में कोई दिक्कत है बताइए सभी लोग। प्यारे साथियों, सभी लोग अपना कमेंट अपने कमेंट बॉक्स में जल्दी से पिन करिए। आपकी समस्या जहां पर है जो भी है आप लोग हमें बता सकते हैं। चलिए आगे चला जाए। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर कहा गया है दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है इस प्रश्न में 2 रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 5:6 है। दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किलोमीटर दूरी तय करती है। पहली रेलगाड़ी की गति क्या है दोस्तों। देखिएगा 2 रेलगाड़ी हैं, एक रेलगाड़ी ए है और एक रेलगाड़ी दोस्तों हम बी मान ले रहे हैं। इनकी गति का अनुपात क्या है 5 संबंधी दोस्त यहाँ पर 6 दिया गया है। इसका गति 5 है तो इसका गति क्या है 6 है। यहाँ पर क्वेश्चन में ये बात बोला गया है। दूसरी जो रेलगाड़ी है दोस्तों वो 5 घंटे में 450 किलोमीटर जाती है। तो यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगा इसका, दूसरी रेलगाड़ी का स्पीड क्या हो जाएगा दूरी बटे समय 450/5। दूसरी रेलगाड़ी का चार्ज क्या हो जाएगा 5 9 45, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी रेलगाड़ी का चाल क्या है दोस्तों 90 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी हम कह सकते हैं 6 का मान क्या है दोस्तों, 6 का मान 90 है तो 5 का मान क्या हो जाएगा। पहली रेलगाड़ी का चाल पूछा गया है, अब पहली रेलगाड़ी का चाल 5 है तो 5 अनुपात का मान निकालना है दोस्तों। 5 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 5 अनुपात का मान दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 90/6 गुना 5, ये होगा दोस्तों। कोई दिक्कत, इसको काटिए, 6 से काटेंगे, 6 से काटेंगे तो 6 कम 6 और 15 छक्का 90 होता है दोस्तों। 15 बार में यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। 15 से गुना 5 में करेंगे, 15 5 75, 75 किलोमीटर प्रति घंटा पहली रेलगाड़ी का चाल है। ऑप्शन नंबर 4। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। ये सवाल भी लगा लिए होंगे आप लोगों ने। अपना स्कोर हमें लास्ट में जरूर बताइएगा दोस्तों, आप कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही कर पाते हैं, बना पाते हैं दोस्तों। ठीक है, अपने साथ पेपर और पेन जरूर लेकर बैठिए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। एक आयताकार भूखंड है जिसकी जो लंबाई है दोस्तों उसकी चौड़ाई की क्या है 3 गुनी है। चौड़ाई की 3 गुनी, अगर चौड़ाई को हम x मान लेते हैं दोस्तों, अगर हम चौड़ाई को क्या मान लेते हैं, अगर हम चौड़ाई को दोस्तों x मान लेते हैं तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी 3x हो जाएगी। इसकी लंबाई क्या होगा दोस्तों 3x होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे एक लाइन में बोला गया है कि भूखंड का क्षेत्रफल 768 मीटर स्क्वायर है, तो भूखंड की परिमाप ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल दिया है, आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है L × B। क्या होता है दोस्तों L लंबाई गुना चौड़ाई, L × B। ये किसके बराबर है, तो यह बराबर है किसके 768 के, 768 के बराबर है। लंबाई क्या है दोस्तों 3x है, चौड़ाई क्या है दोस्तों केवल x है, बराबर 768। यहाँ से जब गुना करेंगे आप 3x का x में तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर बराबर 768। ठीक है 768, 3 से काटेंगे यहाँ पर, 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 1 बचेगा, 3 5 15, 3 5 15, 1 3 6 18। x स्क्वायर का मान क्या हो गया 256। तो x का मान निकालेंगे तो वर्ग है, x पर स्क्वायर है तो संख्या क्या हो जाएगी इधर वाली अंडर रूट। 256 का अंडर रूट हो जाएगा, 256 का अंडर रूट हो जाएगा तो क्या है 256 का अंडर रूट क्या होगा दोस्तों 256 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 256 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 16। क्या होगा 16 हो जाएगा। 256 का वर्गमूल क्या होगा 16 हो जाएगा।
ठीक है। यक्स का मान 16 आ गया। भूखंड की परिमाप पूछा गया है, तो ये जो इसकी लंबाई चौड़ाई दिया है, परिमाप इससे निकालिए। परिमाप क्या होता है, 2l प्लस का b। 2l क्या है दोस्तों, 3 यक्स है, b क्या है, यक्स है। 3 1 4 दूना 8 यक्स हो जाएगा, यहाँ पर 8 यक्स हो जाएगा। तो 8 गुना यक्स का मान क्या है, 16। 16 बटे 128, 16 बटे 128, 128 मीटर इस भूखंड का परिमाप होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर है यहाँ पर, ठीक है। 128 इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। चलिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर लिया गया है। 3 अंकों की एक संख्या ABC है, जिसमें A सैकड़ा स्थान पर, B दहाई स्थान पर तथा C इकाई के स्थान पर है। इस संख्या को ABC के रूप में पुनः लिखा गया तथा 7 11 13 के लघुत्तम समापवर्तक से विभाजित किया गया। परिणाम ज्ञात कीजिए। परिणाम इसका क्या होगा दोस्तों, इसका 3 अंकों की एक संख्या है दोस्तों ABC, जिसमें A क्या है, सैकड़ा के स्थान पर है, और B क्या है, दहाई के स्थान पर, C इकाई के स्थान पर दिया गया है। ठीक है भाई, तो तीनों संख्या आप क्या मान लेंगे, यहाँ पर तीनों संख्या मान लेते हैं दोस्तों 101। क्या मान लेते हैं, 101 मान लेते हैं दोस्तों, 101 मान लेते हैं। लेकिन कहा गया कि इसको ABC के रूप में पुनः लिखा गया, तो ABC के रूप में लिखा गया, तो इसका मतलब इसको ऐसे लिख दिया गया है, इसको ऐसे लिखा गया है 101 फिर 101, इस प्रकार से लिखा गया है दोस्तों, इस प्रकार से लिखा गया है। फिर यहाँ पर कहा गया है 7 11 और 13 के लघुत्तम समापवर्तक से भाग देंगे तो परिणाम क्या होगा। 7 11 13 का लसव क्या होता है दोस्तों, याद रख लीजिएगा 1001 होता है। तो जब आप 101 को 1001 से भाग देंगे दोस्तों, 1001 से भाग देंगे तो परिणाम क्या होगा, यही आपसे पूछा गया है। तो भाग कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा, 1001 यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 1 उतारेंगे, यहाँ पर 0 उतारेंगे, भाग तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर 0 लगाएंगे, उसके बाद फिर 1 को उतार लेंगे, तो फिर 1001 में जब भाग देंगे 1001 से तो 1 बार जाएगा, ठीक है, 1 बार जाएगा। तो इसका मतलब पूरा यह कट जाएगा दोस्त, पूरा यहाँ पर 1 कटेगा। कितनी बार में गया है भाग, 101 बार में गया है दोस्तों, 101 बार में। 101 क्या माना गया है, 101 को हमने क्या माना है, ABC, भाई इसको हमने A माना है, इसको हमने B माना है, इसको हमने C माना है। तो 101 क्या है, ABC है। तो जब भाग देंगे पुनः ABC ही प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत यहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्त। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। कहा गया है इसमें कि ये 5 अंकों की संख्या 24 7 यक्स 8 44 से विभाजित होती है, तो कौन सा अंक यक्स को प्रतिस्थापित कर सकता है दोस्तों। देखिएगा 24 7 यक्स 8, इसको जब आप भाग देंगे 44 से तो पूरा विभाजित होगा, तो यक्स के स्थान पर क्या आ सकता है। अच्छा दोस्त, अगर आप देखिए 44 को क्या लिख सकते हैं, 11 गुना 4, 11 44 होता है, 11 गुणे 4 लिख सकते हैं 44 को। इसका मतलब ये जो संख्या दिया गया है ऊपर, ये वाली, ये संख्या 4 से भी कटनी चाहिए और 11 से भी कटनी चाहिए। तो 4 से कटने का नियम क्या होता है, इकाई और दहाई के अंक 4 से कटने चाहिए। अगर हम मान लेते हैं दोस्तों कि हम इसका यक्स के स्थान पर हम मान लेते हैं 1 आएगा, तो 1 आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 18। 18 4 से कटता नहीं है, तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन नहीं सही होगा। अगर आप 2 लेंगे, यहाँ पर 2 लेंगे अगर यहाँ पर, तो 4 7 28, 7 से 4 से कट जाएगा यहाँ पर 28 7 बार में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 यहाँ पर हो सकता है, लेकिन आपको 11 का भी नियम चेक करना है। अगर आप यहाँ 2 रखें तो 11 से भी कटना चाहिए। 11 से कटने का नियम क्या था, अल्टरनेट संख्याओं का योग माइनस करेंगे तो 11 या 0 आना चाहिए। देखिए यहाँ पर
2 7 9 9 8 17 17 हो रहा है। यहाँ पर 4 2 6 6 घटाइए 17 में से, तो क्या हो गया 11 हो गया। तो 11 जब आ गया इसका मतलब ये संख्या 11 से कट जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो ऑप्शन है दूसरा ही बिल्कुल सही है। यहाँ पर x का मान क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा दोस्तों। ये क्वेश्चन था आपके सामने, विभाज्यता के नियम पर आधारित क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है आपके सामने यहाँ पर, और इसमें कहा गया भैया कि 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात कीजिए और फिर परिणाम का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिएगा कहा गया है 256 का वर्गमूल, 256 का वर्गमूल ज्ञात करना है, 256 और 16 के वर्गमूल का गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, 256 और 16 के वर्गमूल का गुणनफल ज्ञात करना है। तो 256 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों, तो सभी लोग बताएंगे 16 होता है, गुणे 16 का वर्गमूल 4 होता है। ठीक है, अब इसका भी आपको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा दोस्तों, और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 4 दूना 8 इसका उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो कुर्सियां और एक मेज 170 रुपये में खरीदी जा सकती हैं। 5 कुर्सियां और 4 मेज 530 रुपये में खरीदे जा सकते हैं। तो एक कुर्सी का लागत मूल्य बताइए दोस्तों। देखिएगा 2 चेयर है दोस्तों, 2 चेयर है और एक क्या है, टेबल है। इसको कितने में खरीदा गया है, यहाँ पर 170 रुपये में खरीदा जा सकता है। फिर 5 चेयर हैं, 5 चेयर हैं और 4 टेबल हैं, 4 क्या हैं, टेबल हैं। इनका लागत मूल्य क्या है, कितने में खरीद सकते हैं इसको, 530 रुपये में खरीदा जा सकता है, यहाँ पर बोला गया है। आपसे पूछा गया क्या गया है, यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है, एक कुर्सी का लागत मूल्य बताइए, यानी आपको चेयर का लागत मूल्य बताना है। तो चेयर का निकालना है, तो चेयर का जिसका निकालना है बस उसी को आप ढक लीजिए दोस्तों, जिसका निकालना है उसको आप भूल जाइए। ठीक है, बाकी जो बच रहे हैं इनका तिर्यक गुना कर दीजिए। 530 का गुना यहाँ पर करेंगे 1 में। ठीक है, तो क्या होगा, 530 हो जाएगा, 530 और 4 का गुना 170 में करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर 17 चौको 68, 17 चौको 68 यहाँ पर हो जाएगा, 68 हो जाएगा यहाँ पर, यानी 680 और यहाँ 530। तो दोनों का अंतर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर दोनों का देखिए तिर्यक गुना करते हैं, इसका गुना यहाँ कर देंगे, इसका गुना इधर कर देंगे। तो 530 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 680 हो जाएगा। दोनों का अंतर क्या हो जाएगा यहाँ पर, दोनों का अंतर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों 0, 8 में से 3 गया तो 5 बचेगा दोस्त, और यहाँ पर 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा। बटे नीचे क्या करना है, इधर वाले को इसको अब जो बराबर की इधर दिया पैसा दिया गया है इसको आप कुछ समय के लिए भूल जाइए, बाकी इधर इसका इन सब का गुना कर दीजिए, तिर्यक गुना कर दीजिए यहाँ पर, यानी आपको 4 का 2 में, 5 का 1 में करना है और दोनों का अंतर लेना है। 4 दूनी 8, 5 1 कम 5, 8 में से 5 गया तो क्या बचेगा दोस्तों, 3 बचेगा। भाग दे दीजिए इसी से, 3 5 15 50, हर एक कुर्सी का मूल्य क्या हो जाएगा, 50 रुपये हो जाएंगे दोस्तों। हर एक कुर्सी का मूल्य 50 रुपये हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिएगा ये शॉर्टकट तरीका होता है दोस्तों निकालने का, बाकी आप इसको लगाएंगे तो काफ़ी लंबा भी जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है दोस्त, यक्स के पास बैंक खाते में 90 रुपये 53 पैसे शेष हैं, 67 रुपये 14 पैसे जमा करने और 70 रुपये 16 पैसे की निकासी के बाद शेष राशि क्या होगी। देखिए एक व्यक्ति यक्स है, इसके बैंक खाते में कितने रुपए हैं इस समय, 90 रुपये 53 पैसे हैं, 90 रुपये 53 पैसे हैं। इसने क्या किया, 67 रुपये और 14 पैसा इसने बैंक में जमा कर दिया। तो कितना हो गया पैसा बैंक में, 4 3 7, 5 1 6 और यहाँ पर 7 9 6 15, 157 रुपये 67 पैसे हो गए। फिर इसमें से 70 रुपये 16 पैसे निकाल लिया है, 70 रुपये 16 पैसे यहाँ से निकाल लिया है। तो कितना अब बच गया, कितना बच गया यहाँ पर, 1 5 दशमलव
7, 15 में से 7 गया तो 8, 87 रुपये 51 पैसे अभी भी वहाँ पर शेष हैं। 87 रुपये 51 पैसे ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिए दोस्त। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आ गया है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 2 और 72 है। बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुने से 2 अधिक है, तब छोटी संख्या ज्ञात कीजिए दोस्तों। चलिएगा, दो संख्याएं हैं, एक संख्या पहली संख्या और दूसरी संख्या। बड़ी संख्या हम इसको बड़ी संख्या मान लेते हैं। बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या जो है, इसमें किसी को बड़ी संख्या मान सकते हैं। बड़ी संख्या के बारे में बोला गया है, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुने से 2 अधिक है। छोटी संख्या अगर हम इसको यक्ष मान लेते हैं तो बड़ी संख्या दूसरे को मान लेते हैं, तो ये छोटी संख्या के 2 गुने से यानी 2 यक्ष से 2 अधिक है, ये बड़ी संख्या हो गया। दोनों का लघुत्तम दिया गया है, लसम औसत दिया है 2 और 72। ठीक है भाई, 2 और 72 दिया गया है। आप जानते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। ये होता है इसका फार्मूला। ठीक है, एक बार आप लोग इसको नोट कर लेंगे। पहली संख्या क्या है दोस्तों? यक्स है। दूसरी संख्या क्या है? 2 यक्स प्लस का 2 है बराबर लौसा क्या है दोस्तों? लौसा इसका 72 है, मौसा क्या है? 2 है। ठीक है, 72 दूना क्या होता है? 144। 144 यानी आपको इसमें से यक्स के मान ऐसे रखने हैं कि जिसको रखने पर क्या आना चाहिए? हल करने पर 144 के बराबर आना चाहिए। किसी को रखिए, हम 4 को यहाँ पर रखते हैं। अगर 4 को अगर दोस्तों हम रख रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? 4 गुणे यक्स जगह 4 रखेंगे, 4 का गुना 2 में करेंगे, 4 दूना 8 प्लस 2 10 हो जाएगा, यानी 4 दहिया में 40 हो जाएगा। तो ये तो 144 नहीं आएगा, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? गलत है। 6 रखिए, 6 गुणे 6 का गुना 2 में 6 दूना 12 2 14, 14 छक कितना हो जाएगा दोस्तों? 14 छक 84 होगा। तो ये भी नहीं सही होगा, 84 आ रहा है, आना चाहिए कितना? 144। तो इसी प्रकार दोस्तों आप तीसरा ऑप्शन रख सकते हैं। तीसरा ऑप्शन जब रखेंगे कितना? 8। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8 गुना 8 दूनी 16 2 18। अब 8 का गुना करिए 18 में, तो 8 18 64 के 4 हासिल का 6, 8 कम 8 6 14, 144 आ गया। तो 144 रखा यहाँ पर किसके रखने पर आया है? 8। तो इसका मतलब यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिएगा इसको आप लोग ऑप्शन से हल करिए, बेहद आसान होगा। बाकी इसका द्विघात समीकरण बन जाएगा वैसे तो ऑप्शन से ही हल करना सबसे आसान है दोस्तों इस सवाल को। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 4/5 संबंधी 12/10 समानुपाते यक्स बट्टे 6 संबंधी 9/2 है तो यक्स का मान ज्ञात करना है दोस्तों। 4/5 संबंधी 12/10 समानुपाते यक्स बट्टे 6 संबंधी 9/2 9/2 दिया गया, यक्स का मान पूछा गया है। देखिए अनुपात वाले का इसको हल करने का तरीका क्या होता है? बाहर वाले का बाहर गुना करते हैं, अंदर वाले का अंदर गुना करते हैं। तो अंदर वाले का जब अंदर करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12/10 का गुना करेंगे आप यक्स बट्टे 6 में, तो हो जाएगा क्या? 12/10 गुणे यक्स बट्टे 6 बराबर बाहर वाले का बाहर 4/5 गुणे 9/2 होगा। ठीक है, 9/2 हो जाएगा। यहाँ से काटिए, 5 दूना 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 6 से काटेंगे 6 दूनी 12 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यक्स का मान क्या हो गया? 9 दूनी 18। यक्स का मान दोस्तों 18 हो गया, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन,
750 के 80% के 120% के 40% ज्ञात कीजिए। देखिए 750 है, 750 की 80% हटेगा नीचे, 100 सटेगा, 80/100 हो जाएगा। फिर 120%, 120/100, 40%, 40/100। पहले नंबर जीरो को काटिए, 1 2 3 4 जीरो कैंसिल यहाँ से, ठीक है। 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, 4 से 4 यहाँ पर कैंसिल, 8 तियाँ 24, 24 का गुना किस में करना है दोस्तों, 12 में, 12 चौका 48। इकाई का अंक दोस्तों 8 आएगा, इकाई का अंक 8 आएगा, एक ही ऑप्शन में 8 है, ऑप्शन नंबर 1 288। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि एक वस्तु 300 रुपये में खरीदी गई और उस पर 50 रुपये मरम्मत के रूप में खर्च किए गए, इसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए, इसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए जो कि लागत मूल्य का 110% है, तो आवश्यक बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या ज्ञात करना है, आवश्यक बिक्री मूल्य ज्ञात करने हैं। चलिएगा आइए, यहाँ पर क्या कहा गया, एक बार आप लोग CP SP का रेशियो निकालेंगे। यहाँ पर CP SP, देखिए CP क्या है दोस्तों, क्रय मूल्य क्या है, 350 रुपये में तो खरीदा गया, 50 रुपया मरम्मत में खर्च हुआ, तो ये भी जुट जाएगा क्रय मूल्य में, यानी इन्वेस्ट कितना हो गया 350, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 350 रुपये, 350 रुपये इसका क्रय मूल्य हो जाएगा दोस्तों। अब क्या हुआ है भैया, अब क्या हुआ है, इसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए। तो सबसे पहले अंकित मूल्य निकालिए। अंकित मूल्य कैसे निकलेगा, यहाँ पर एक लाइन और बोला गया है, जो कि लागत मूल्य का 110% है। जो MP है दोस्तों, जो MP है अंकित मूल्य है, वह लागत मूल्य का क्या है 110% है। तो इसका आप निकाल दीजिए 110%, 110% निकालिए, क्या हो जाएगा, तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 35 का गुना 11 में करना है, तो 5 यहाँ पर हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, और 3 यहाँ पर हो जाएगा, 385 इसका क्या है अंकित मूल्य है दोस्तों। अब बिका कितने में, SP क्या हो जाएगा, यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, बिका है दोस्तों 20% लाभ पर, यानी आप यहाँ से इसका 120% निकाल सकते हैं। 385 का 120% निकाल दीजिए, इतना में वह सामान बिका है दोस्तों, इतने में सामान को बेचा गया है। तो कितना बेचा गया है, आप 2 से काटिए, 2 से काटेंगे, 2 छक्का 12, 2 5 10, 5 से काटेंगे यहाँ पर, 5 7 35, 3 5 7 35, 77 गुणे 6 करना है, 77 गुणे यहाँ पर 6 करना है, 6 7 42 के 2 हासिल का दोस्तों 4, 6 7 42, 42 और 4 46, 462 रुपये में वस्तु को बेचा गया है दोस्तों। 462 में वस्तु को यहाँ पर बेचा गया है। तो आपसे क्या पूछा गया है, इसका बिक्री मूल्य ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो कितना बिका है 462 रुपये में, 462 इसका बिक्री मूल्य है, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है दोस्तों। चलिएगा अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला प्रश्न आपके यहाँ स्क्रीन पर दिया जा रहा है, पढ़िए एक बार सवाल को। लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या है जब 20% और 10% की दो लगातार छूट लागू की जाती है। 20% और 10% की जब दो लगातार छूट दी जाती है, तो दो लगातार छूट दिया गया कितना 20 और 10 का, तो माइनस का 20, छूट के लिए माइनस लगाते हैं, माइनस का 10 और यहाँ पर प्लस हो जाएगा 20 गुना 10/100, 20 10 30, 30 हो जाएगा, प्लस का माइनस का 30, प्लस का यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 30 में से 2 घटाएंगे हो जाएगा 28, माइनस 28%। माइनस क्या बताता है, छूट है, कितने परसेंट का 28% का, 28 ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्त। चलिएगा
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। देखिए, ब्याज दर ज्ञात कीजिए जब 1000 रुपये के मूलधन पर पाँच वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज 440 रुपये है। तो ब्याज दर ज्ञात करना है दोस्तों, ब्याज दर ज्ञात करना है। ब्याज दर कैसे ज्ञात करेंगे भैया? ब्याज दर कैसे ज्ञात करते हैं? साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? SI बराबर क्या होता है? PRT बटे 100, PRT बटे 100 ये होता है। साधारण ब्याज क्या है? 440 रुपये है दोस्तों, 440 बराबर मूलधन कितना है? 1000 है। रेट नहीं पता है, निकालना है। समय कितना है? 5 वर्ष है। बटे क्या? 100 बटे 100 हो जाएगा। 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से यहाँ पर 1 कैंसिल, यानी R का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? 44 बटे 5, 5 का गुना भाग हो जाएगा 44 में, तो 44 बटे 5, 5 अट्ठे 40 दशमलव 5 अट्ठे 40, 8.8% इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 3 रेट क्या है? 8.8%। क्लियर है? चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लीजिए। प्रश्न नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है। वह समय ज्ञात कीजिए जिसके लिए 1000 रुपये के मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 331 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है। दोस्तों देखिएगा, यहाँ से आप स्केलिंग फैक्टर निकालेंगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालेंगे। 10 का स्केलिंग फैक्टर क्या होता है? 10% का स्केलिंग फैक्टर क्या होता है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर 11/10 होता है। 11/10 मतलब क्या हुआ? मिश्रधन बटे मूलधन, मिश्रधन बटे मूलधन, यानी आप यहाँ से 11/10 पर पावर n करेंगे बराबर, यहाँ से भी आप मिश्रधन बटे मूलधन निकालेंगे। तो मिश्रधन क्या हो जाएगा? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन क्या है? 1000, ब्याज क्या है? 331, तो ये हो जाएगा 1331। 1331 बटे मूलधन क्या है? 1000 है। मूलधन क्या है दोस्तों? 1000। इसको आप लिख सकते हैं 11, ये 1331 क्या है? 11 का क्यूब है, और 1000 क्या है? 10 का क्यूब है। तो इसको आप लिख सकते हैं 11/10 पर पावर कितना? 3 लिख सकते हैं। 11/10 यहाँ पर है, 11/10 यहाँ पर है, दोनों साइड में क्या है? आधार 11/10 है। तो आधार जब बराबर होता है दोस्तों, ये घात भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। तो n का मान क्या हो जाएगा? 3। n का मान दोस्तों 3 हो जाएगा, 3 वर्ष। क्लियर है? 3 वर्ष इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए भाई। 3 साझेदार ABC द्वारा 4-5-6 के अनुपात में लाभ साझा किया जाता है। यदि लाभ में C का हिस्सा A की तुलना में 200 रुपये अधिक है तो उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ बताइए। कुल लाभ कितना का हुआ है? देखिए 4-5-6 के अनुपात में लाभ को बांटा गया है दोस्तों, ठीक है? इस अनुपात में लाभ को बांटा गया है। कहा है कि C का जो हिस्सा है A की तुलना में 200 ज़्यादा है, तो C का हिस्सा क्या है? 6 है, A का हिस्सा क्या है? 4 है। कितना ज़्यादा है? A से 2 अनुपात ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर कितना बोला गया है? 200 ज़्यादा है। 2 अनुपात का मान 200, तो 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा? 1 अनुपात का मान 100 हो जाएगा। 1 अनुपात का मान 100 हो जाएगा, तो उनके द्वारा कुल लाभ कितना हो जाएगा? 6, 4, 10, 5, 15। 15 अनुपात का मान निकालना है आपको। 15 गुना 100 कर दीजिए, 1500। कुल लाभ कितना है दोस्तों? 1500 है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर पढ़िए दोस्तों, सवाल को पढ़िए। 3 साझेदार ABC ने 2, 3, 4 के अनुपात में लाभ साझा किया। एक नया भागीदार D शामिल हुआ जिसने प्रत्येक A और C के आधे हिस्से लिए हैं। देखिएगा दोस्त, 3 साझेदार पहले से थे, A, B और C। इनका लाभ का अनुपात क्या था? 2 संबंधे 3 संबंधे 4। लेकिन एक साझेदार और आ जाता है बीच में, कौन? D। इस D का हिस्सा क्या है? A और C के हिस्से का आधा। तो A का हिस्सा क्या है दोस्तों? 2, C का हिस्सा क्या है? 4। दोनों का योग क्या हो जाएगा? 4 2 6, 6 के आधा दोस्तों 3।
डी का हिस्सा क्या है 3 है। यदि डी के लाभ का हिस्सा अब 100 रुपये है तो कुल लाभ बताइए। डी के हिस्से का लाभ क्या है 100 रुपये है, यानी 3 का मान क्या है दोस्तों, 3 का मान क्या है 100 रुपये है, 3 का मान 100 है, तो कुल लाभ का हिस्सा क्या हो जाएगा, कुल लाभ दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुल लाभ हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कुल लाभ क्या है, ये कुल लाभ थे दोस्तों, यहाँ पर ये कुल लाभ थे, ठीक है ना, जो ABC के लाभ हैं दोस्तों ये कुल लाभ हैं। तो कुल लाभ कितना हो जाएगा 4 3 7 2 9, 3 का मान दोस्तों अगर 100 है तो 9 का मान क्या हो जाएगा, 3 का मान दोस्तों अगर 100 है तो 9 का मान क्या हो जाएगा, तो देखिए 100/3 गुना 9, क्लियर, 3 से काटेंगे 3 बार में कैंसिल, 100 का गुना 3 में करेंगे 300, तो कुल लाभ क्या हो जाएगा 300। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। 19 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आए होंगे। हर एक सवाल प्यारे साथियों इम्पॉर्टेंट हैं। जिस सवाल में दिक्कत है आप लोग कमेंट में कमेंट करिएगा। जिस चैप्टर में दिक्कत है उस चैप्टर का नाम बताइएगा दोस्तों, उसको मैं विधिवत तरीके से उसको समझा दूंगा। जिस भी कोई भी चीज़ में अगर आपको समस्या होती है तो आप हमसे सलाह ले सकते हैं, पूछ सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा आप सभी को। एक बार सभी लोग इस वीडियो को अपने भाई बहन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जितने भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस के, उन लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। और फिर मिलते हैं दोस्तों हम लोग कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।